बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पैसिव एब्जॉर्प्शन की थ्योरी जो थी मिनरल्स की, वो हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम देखेंगे मिनरल्स की एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होती है। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स सल्यूट्स इज मच हायर इन एब्जॉर्बिंग सेल्स एंड आउटसाइड इन मोस्ट केसेस। दिस increased concentration of minerals in the cell is called solute accumulation। ठीक है, मिनरल्स की स्टूडेंट जो इंक्रीज एक्यूमुलेशन है सेल में वो क्या कहलाती है? सल्यूट एक्यूमुलेशन कहलाती है। साल्ट एक्यूमुलेशन अगर हो जाए जो सिलेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, साल्ट एक्यूमुलेट करना जो है वो सिलेक्टिव प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन इन सच केसेस टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, हमें पता है कि अंदर वाली साइड पे सल्यूट एक्यूमुलेशन अगर हो जाती है रूट के सेल में और बाहर वाली सॉइल जो है उसमें कम है सल्यूट की कंसंट्रेशन, तो सल्यूट ने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना है, यानी अपनी कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ मूव करना है। तो ये मोस्टली जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के जरिए किया जाता है। हॉकलैंड जो था साइंटिस्ट, उसने ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन की थ्योरी पेश की थी। उसकी थ्योरी के मुताबिक एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट टेक प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। द पंपिंग ऑफ सॉल्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है सॉल्ट को पंप करके अंदर की तरफ को लेके जाना। It causes accumulation of ions in the cell. Rapid absorption of the anions retards the absorption of other anions. It promotes the absorption of cations. Rapid absorption of cation inhibits the absorption of other cation, but it increases the absorption of anion। यानी अगर cation को rapid absorption हो रही है cation की, तो वो anion के absorption को फेवर करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे cation के absorption को फेवर नहीं करेंगे। एक्टिव absorption को मतलब कंटिन्यूसली चलाने के लिए एनर्जी इस्तेमाल की जाती है, और वो एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में सप्लाई होती है। एटीपी जो है वो रूट की रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है। यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन की थ्योरीज हॉकलैंड ने पेश की थी। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की थ्योरी उसके मुताबिक मिनरल्स जो हैं या साल्ट जो है वो रूट के अंदर को जाती जाती हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के जरिए होता है। पंपिंग का प्रोसेस होता है, रूट्स पंप करती हैं मिनरल्स को अंदर की तरफ को लेके जाती हैं पंप करके, और उसके लिए एनर्जी खर्च होती है, और वो एनर्जी एटीपी से आती है। और एटीपी कहाँ से आती है? रूट की रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, यानी रूट जब रेस्पिरेशन करती हैं उनमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है, तो उसके नतीजे में एटीपी की प्रोडक्शन होती है। Following factor promote the active transport. Respiration is essential condition for absorption of salts and their accumulation. This process is confined to the growing and dividing cells. Mesosomatic cells enlarging cells are most active in absorbing ions. They lose power of salt accumulation with stoppage of growth. अच्छा, रेस्पिरेशन जो है वो स्टूडेंट एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यानी रूट में रेस्पिरेशन होती रहेगी रूट के सेल की, तो वो क्या करेंगे? उसको मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को फेवर करेंगे। उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो रेस्पिरेशन कम हो जाती है। एडिक्यूट सप्लाई ऑफ रेस्पिरेटरी मटेरियल, और रेस्पिरेटरी जो मटेरियल है उसकी एक मतलब एडिक्यूट या उसकी मुनासिब मिकदार में सप्लाई होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो फोटोसिंथेसिस सप्लाई कार्बोहाइड्रेट फॉर रेस्पिरेशन। देयरफॉर साल्ट एक्यूमुलेशन इज आल्सो इफेक्टेड बाय द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साल्ट एक्यूमुलेशन जो है वो भी इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ने रेस्पिरेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करने होते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो कि रूट्स की रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को फेवर करते हैं, वो सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए। मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन का, उसमें कुछ कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है। सबसे पहले प्रोटॉन पंप आ जाता है। प्रोटॉन पंप जो है वो कैसे करता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन? प्रोटॉन पंप इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट सेल्स। रूट सेल की मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप या इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी जिसको कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट जनरेट वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसपोर्ट। ये जो पंप होता है ये क्या करता है? मेम्ब्रेन, रूट की मेम्ब्रेन के गिर्द वोल्टेज एक किस्म का क्रिएट कर देता है आयंस की कंसंट्रेशन का। ठीक है ना? इट यूजेस एटीपी। प्रोटॉन पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आयन टू द सेल। इट क्रिएट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब प्रोटॉन पंप जो है वो स्टूडेंट किस तरह से काम करता है ये हम देख लेते हैं। ये 4 स्टेप आते हैं प्रोटॉन पंप के। प्रोटॉन पंप यूजेस एनर्जी फ्रॉम एटीपी। दिस एनर्जी पंप्स हाइड्रोजन आयन आउट ऑफ द सेल। ठीक है, रूट सेल्स के बाहर हाइड्रोजन आयन निकालता है। दिस पंपिंग ऑफ आयन आउट द सेल क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन का ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो अब क्या होगा कि देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ
proton outside the cell than inside. The separation of opposite charges across the membrane creates membrane potential in the form of potential energy. Now, membrane potential is used to drive the transport of many minerals inside the cell. अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। अभी इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जो दूसरे मिनरल्स हैं वो इस पोटेंशियल के लिए, इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए अंदर को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं रूट्स के अंदर की तरफ को। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेथड वो है को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है, यानी पहला था प्रोटॉन पंप का मेथड, उसके जरिए की जा रही थी ट्रांसपोर्ट। दूसरा है को ट्रांसपोर्ट का मेथड। को ट्रांसपोर्ट का मेथड ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ट्रांसपोर्ट बाय विच सल्यूट इनडायरेक्टली ड्राइव्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल अदर सल्यूट्स, यानी कोई एक किस्म का सल्यूट अंदर की तरफ को जा रहा है, रूट के अंदर की तरफ को, उसके साथ ही कोई और सल्यूट भी चला जाएगा। ठीक है, तो को ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, वो कौन कौन सी होगी? एंटीपोर्ट और सिमपोर्ट। एंटीपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें दोनों ट्रांसपोर्ट होने वाले मालिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी अगर एक रूट सेल के अंदर की तरफ को जा रहा है तो दूसरा मालिक्यूल रूट सेल से बाहर की तरफ को आएगा। और सिमपोर्ट ऐसी मूवमेंट है जिसमें दोनों ट्रांसपोर्ट होने वाले मालिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक एक्टिव एब्जॉर्प्शन की थ्योरी का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब जो हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन है, ये फैक्टर्स हम लोग अपने कल वाले लेक्चर में स्टूडेंट पढ़ेंगे। आज यहाँ पे हम इस अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।